Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in MLB Government College, भीलवाड़ा। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम जान चुके थे, तरंगों के क्या गुण होते हैं इसके बारे में जान चुके थे। लास्ट क्लास में हमने एक अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ा था जो होता है वॉन ऑपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर आज अपन शुरू करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ओके, जस्ट अ मिनट। तो जो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन था वो तो बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ मैं कि वो यही कहता है कि जो कंपन, घूर्णन या इलेक्ट्रॉनिक, ये जो संक्रमण होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, कौन कौन से? वाइब्रेशन, रोटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक। ये तीनों जो ट्रांजिशंस हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कहता है कि जब कंपन होंगे तो घूर्णन को नहीं प्रभावित करेंगे, जब वाइब्रेशनल चेंज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉनिक चेंज प्रभावित नहीं होगी। क्योंकि ऐसा इसलिए उसने माना क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट वेट है। तो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में अगर न्यूक्लियस की बात करें, रिलेटिव में बात करें, तो ये एकदम स्टेबल होता है और ये मूव कर रहा होता है। तो इन दोनों का एक दूसरे की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बॉर्न ओपेनहाइमर ने कहा था। लेकिन उसका एक सिद्धांत यहाँ जो अप्रोक्सीमेशन था थोड़ा गलत सिद्ध हुआ कि उसने ये कहा कि घूर्णन के टाइम पे बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं आएगा, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम नीचे पढ़ेंगे तो जो रोटेशनल कांस्टेंट निकल के आता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के। तो ये चीज अप्रोक्सीमेशन में क्लियर नहीं होती है। ओके, दूसरी चीज हमने पढ़ी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अगर 3D में किसी पार्टिकल को देखना है तो वो अगर n नंबर उसके पास एटम है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो टोटल ये हो गया 3n, n नंबर ऑफ एटम है। इसमें से हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए हटा दी थी, क्योंकि ट्रांसलेशन में 3 चाहिए होता है, एक्स वाई जेड तीनों में मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करेगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए एक्स वाई जेड। देन उसके बाद में इसमें 2 ऑप्शंस थे, हमें कंपन के लिए निकालना था। तो एक हमने देखा था लीनियर मॉलिक्यूल, एक देखा था नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर 2 घूर्णन होते हैं, 2 तरह के रोटेशन होते हैं, एक एंड ओवर एंड पेपर में और एक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसमें से 2 और घटा दिए थे हमने, तो ये हो गया था 3n-5। ये तो होता है किसके लिए? ये होते हैं रेखीय, ठीक है, परमाणु, देखिए पॉलीएटॉमिक परमाणु, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सॉरी। और दूसरा होता है 3n-6 जो होता है नॉन लीनियर। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। अब हम रियल जो स्पेक्ट्रम है उससे डील करेंगे। तो स्पेक्ट्रम है क्या बेसिकली? अब मैं आपको इस स्थिति में अपन है कि समझ पाए कि स्पेक्ट्रम दिखाता क्यों कोई भी कंपाउंड। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने लगा दिया है कोई मोनोक्रोमीटर, मोनो जिससे हमें क्या मिले? एक वर्णी प्रकाश मिले। एक वर्णी प्रकाश वो प्रकाश होता है जिसमें जो डिजायर्ड वेवलेंथ है वही हमें प्राप्त हो, जो इधर उधर की वेवलेंथ है वो ज्यादा नहीं मिले। उससे ये होगा कि हमारा जो स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा है वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, सतत होता है। उसमें ये हम नहीं बता पाते हैं एग्जैक्टली ये कब माइक्रोवेव खत्म हुआ और कब दूसरा आईआर शुरू हो गया, कब आईआर खत्म हुआ कब यूवी विजुअल खत्म हो गया। तो वो एकदम दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहते हैं। इसलिए अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ किसी मॉलिक्यूल पे आएंगी तो कई तरह के ट्रांजिशन हो जाएंगे। तो जब हम उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें कई तरह के ट्रांजिशन होंगे, वो उसको कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और एंड ऑफ द डे द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमें मिल रहा है स्पेक्ट्रम उसको हम रीड कर पा रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उसको पढ़ना जरूरी है। एक कागज पे ऐसे ऐसे लकीरें खींच देने से कुछ नहीं होता है, ये लकीरें खींच के आ जाएंगे, अब इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे आप? इसलिए इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। थ्योरी पढ़ने के बाद ये तभी समझ में आता है जब थ्योरी समझ में आती है ना। तो अब यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक आया जिसके पास की
एच न्यू एनर्जी है सपोज, उसको हमने यहाँ से मोनोक्रोमेटर से गुजारा, तो हमारी जो डिजायर्ड वेवलेंथ है वो हमें मिल जाएगी। सोर्स सोर्स अलग अलग का अलग अलग होता है, जैसे यहाँ हम बात करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है वो, तो उससे ये रेडिएशंस निकलती हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है। अभी मैं जनरली बता रहा था आपको, ये सैंपल सेल है सपोज, सेल है। अब क्या होगा, ये रेडिएशंस यहाँ आएंगी, मोनोक्रोमेटर यहाँ आ गया, सैंपल सेल यहाँ रखा है, तो हम सैंपल सेल को पहले खाली छोड़ेंगे, इसमें से रेडिएशन आएगा और यहाँ हमारा कोई डिटेक्टर लगा होगा, जिसे संसूचक भी बोलते हैं, डिटेक्टर, या तो ये जो डिटेक्ट करेगा, ये जो रेडिएशन आएगी, ये किसी ना किसी फिजिकल चीज में इसको चेंज कर लेते हैं, या तो पोलरिटी में चेंज कर लेते हैं इसको, या फिर करंट में चेंज कर लेते हैं, वोल्टेज में चेंज कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर वो डिफ्लेक्शन दे देता है। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्लैंक सैंपल सेल, उसके बाद हम इसके अंदर सैंपल रखा। अब अगर हम यहाँ, ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब यहाँ हम अगर डील कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि जो भी वही मॉलिक्यूल्स रोटेशनली एक्टिव होंगे, घूर्णन स्पेक्ट्रम दिखाएंगे, जिनमें की परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। ओके, मतलब स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो सवाल आता है, ये चार आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सा माइक्रोवेव एक्टिव है, तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, वो ही एक्टिव होगा, जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है वो एक्टिव नहीं होगा। दूसरी चीज कि जो घूर्णन होगा वो क्वांटाइज है, जैसा हमने ऊपर बताया, तो घूर्णन से इस डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव में परिवर्तन आना चाहिए, में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास ये प्रोपोगेट कर रहा है, ये डाइपोल है सपोज, तो डाइपोल इस तरह रोटेट हो रहा है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के साथ में डाइपोल बिल्कुल चेंज होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो फ्लक्चुएशन है डाइपोल का, अगर ये नजर आता है, जैसे मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने इधर से डाली है, और इस मॉलिक्यूल को देखिए, जब मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो उस मॉलिक्यूलर रोटेशन से अगर डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, जैसा कि इन केस ऑफ HCl, सपोज ये HCl है, HCl है, HCl मॉलिक्यूल है, वो रोटेट हो रहा है, यहाँ था ना, फिर डायरेक्शन एक मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये एक फिगर है आपके लिए, ये बैनवेल से लिया है मैंने, सीआर बैनवेल जो आपकी किताब है, इसमें देखिए आप कि ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये HCl है हमारा, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बता दी, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो HCl में होता है। दूसरी कंडीशन है कि ड्यूरिंग रोटेशन उसका डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता रहा है। तो मॉलिक्यूल है, रोटेट कर रहा है, पहले ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया यहाँ पर इसमें, देन ये फिर नीचे आ गया, देन फिर ये ऊपर चले गया, देन फिर नीचे आ गया, तो मॉलिक्यूल इस तरह रोटेट कर रहा है। जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हमेशा नेगेटिव की साइड रहता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, हमेशा डाइपोल का यही रहता है, ये तो स्टैंडर्ड है इसका। तो ये इसका डाइपोल का रोटेशन है, इस तरह जिधर नेगेटिव साइड उधर एरो रहेगा। तो जब डाइपोल रोटेट हो रहा है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, अगर डाइपोल है दिस वन, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स ग्राफ हम बनाते हैं, तो इस तरह ये फ्लक्चुएट होता है। देखिए ये इधर मैक्सिमम डेंसिटी चले गया, ये इधर ये डाइपोल चेंज हो रहा है, क्योंकि डाइपोल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्यू डी हम ये जानते हैं, और एक ये वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। तो रोटेशन से डाइपोल मोमेंट चेंज अगर होता है और इस तरह का ग्राफ अगर हमें मिलता है, ये फ्लक्चुएशन मिलता है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने डाला था ऊपर, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला है उसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है मैग्नेटिक। तो जो एक कंपोनेंट है इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, सपोज दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, तो ये जो
इलेक्ट्रिक इसका कंपोनेंट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर ये डाइपोल का ये जो डाइपोल मूव कर रहा है, ये जो दिख रहा है हमें, ठीक है, ये मूवमेंट दिख रहा है, इससे अगर मैच कर जाती है, इससे अगर मैच कर जाती है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करके क्या करेगा ये, इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ रोटेशनल लेवल, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज होती है, तो यहाँ सपोज 1 2 3 4 5 है, जे इसका क्वांटम नंबर होता है। नीचे सब पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको इतना बता रहा हूँ कि नीचे अपन पढ़े तो इजीली समझ में आए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर इसमें एक ट्रांजिशन हो जाएगा। ट्रांजिशन होगा लोअर एनर्जी स्टेट से अपर में, यहाँ ये एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, थोड़ी देर बाद वापस आएगा और ये पीक देगा। तो ये एब्जॉर्प्शन जो होता है ये इस तरह दिखाई देता है। एब्जॉर्ब क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एनर्जी थी इसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की, वो एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर हो गई, तब जाके एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो अगर ये रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन कर पाया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये कहलाती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये रोटेशन के कारण हो रही है। इसके जो एनर्जी गैप है वो रोटेशन के बराबर ही है, रोटेशन करा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ये। और ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं जो ये कर पाए हैं, जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें मिल जाती है किससे, माइक्रोवेव से, माइक्रोवेव से, या इनको हिंदी में हम सूक्ष्म तरंगें भी कहते हैं। सबसे लोएस्ट एनर्जी की होती है रेडियो वेव, उसके बाद होती है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में इतनी एनर्जी होती है कि वो मॉलिक्यूल में वो रोटेशन कर पाए, और अगर वो रोटेशन कर पाएंगे तो हमें दिखाई देगी कौन सी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं करके। तो गैसीय अणु में, अधिकतर गैसीय अणु में ही दिखाई देता है इजीली, है ना। जो माइक्रोवेव होती है उस क्षेत्र में ऊर्जा के अवशोषण से घूर्णन ऊर्जा स्तर जो कि क्वांटाइज है में संक्रमण होता है तथा घूर्णन स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, जब उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी हमें मिल जाएगी, तभी वो एब्जॉर्ब होगी। जितनी एनर्जी चाहिए वो हमें माइक्रोवेव से मिल जाती है, इसीलिए इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ये उन्हीं अणुओं द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो और घूर्णन से उनमें परिवर्तन हो। तो जितने भी ये हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिनमें कि डाइपोल मोमेंट है, चाहे HCl है, H2O है, CO है, ये सब माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं। जबकि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जहां पर के डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इनके घूमने से भी, घूर्णन से भी डाइपोल मोमेंट चेंज होगा नहीं, डाइपोल मोमेंट है भी नहीं और चेंज भी नहीं होगा। ये सारे मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं, इनको माइक्रोवेव से स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके कोर्स में है डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उनमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उनको दो थ्योरी से समझाया जाता है। जब हम बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वहां दो थ्योरी आती है। हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी होती है वो सबसे आसान थ्योरी होती है। उसमें कई सारे एजम्पशंस लिए जाते हैं, कई सारी ऐसी चीजें ली जाती हैं कि हमारी जो जितनी भी कैलकुलेशंस है वो सिंप्लीफाई हो जाए, हम इजीली उसको कर पाए। फिर बाद में हम उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जो एक्चुअल होते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूल है उसको मान लिया गया है रिजिड, रिजिड मान लिया गया, रिजिड और रोटर क्योंकि वो घूम रहा है। तो एक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटर मान के एक थ्योरी डेवलप करते हैं, डेरिवेशन देते हैं। तो ये सपोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें दो इधर परमाणु लगे हुए हैं, सपोज ये है, दो परमाणु है, बीच में बंद है वो सपोज लोहे की रॉड की तरह सॉलिड है एकदम, इसमें कोई भी अदृढ़ता नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है ये, ठीक है, अप्रत्यास्थ है, इसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहलाता है दृढ़ या रिजिड रोटर। जब कि जो घूर्णन है उससे बिल्कुल भी बंद जो लंबाई है वो परिवर्तित नहीं हो, जैसे घूमेगा बंद लंबाई जहां थी वहीं की वहीं रहे, वो कहलाते हैं दृढ़ घूर्णक, है ना। दूसरा जो थ्योरी पढ़ेंगे तो हम ये जो इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, इसको दृढ़ मान लिया है, जो कि एक्चुअल नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये जो दृढ़ता है इसको हटा देते हैं। दूसरी थ्योरी होती है वो होती है नॉन रिजिड रोटर। तो पहला तो है रिजिड रोटर, दूसरा है
नॉन रिजिड रोटर। तो ये दोनों ही हमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं दृढ़ घूर्णक या रिजिड रोटर क्या होता है। ठीक है, ये थ्योरी क्या है देखिए बताता हूँ। तो डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। एक कोई अणु है, ये मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, दो एटम से मिलकर बना है। एक है एटम M1, दूसरा एटम हो गया M2, जैसा लिखा है दिख रहा है ना, ठीक है। जो एटम M1 M2 इसके मास है, सॉरी, ये एक A है हमारा और एक B है। तो A एक परमाणु है, दूसरा परमाणु B है हमारा। इन दोनों से मिलकर हमारा AB कोई मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। और A का मास M1 है, B का मास M2 है। ये जो है इनका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या है? गुरुत्वीय केंद्र है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसके चारों ओर ये घूमते हैं, है ना। सपोज ये हो सकता है कि क्योंकि ये हेटेरो एटम है, डाइपोल मोमेंट है, हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये HCl है सपोज, तो इसमें ये एक भारी होगा, एक छोटा होगा, एक हल्का होगा, है ना। एक बड़ा होगा, भारी होगा, एक छोटा होगा, हल्का होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी हिसाब से चेंज होता है इनको बैलेंस करने के लिए। तो हम ये मान रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों ओर ये संतुलित अवस्था में है और रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक्सिस पे रोटेशन करता है हमेशा, तो एक्सिस पे ये रोटेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर आर, ये क्या है? ये है बंध लंबाई, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये होगी बंध लंबाई, ठीक है। R1 और R2 क्या है? ये गुरुत्वीय केंद्र से एक ही दूरी, वो है R1, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र से B की दूरी वो है R2, ओके। और ये दोनों संतुलित अवस्था में, ये कंडीशन है। तो ये पूरा फिगर है। A और B दो परमाणु हैं जिनका भार M1 M2 है। गुरुत्व केंद्र से दूरी उनकी R1 और R2 है रिस्पेक्टिवली। R यहाँ पर बंध लंबाई है। अब नीचे आए तो ये मानते हैं, ये तथा मतलब एस्टेब्लिश्ड है कि यदि एक गुरुत्वीय केंद्र के दोनों ओर पर जो मास है, यहाँ हमारे परमाणु जैसे ये भी हैं, अगर वो संतुलित अवस्था में है, तो फिर M1R1 बराबर M2R2 होता है। मतलब पहले जो परमाणु है उसका मास इंटू उसकी गुरुत्वीय केंद्र से दूरी बराबर होगी दूसरे परमाणु के मास और गुरुत्वीय केंद्र से दूरी की, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। हम बात कर रहे हैं बैलेंस की, और ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेशन कर रहा है ना। रोटेशन कौन सा होगा? क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक अगर है, तो रोटेशन के लिए हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम में सिर्फ दो ही होता है, एक्स और वाई डायरेक्शन में हम चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे मान लो ये रोटेट हो रहा है ना। अब जड़त्वागुण, ये हम पढ़ चुके हैं। जड़त्वागुण होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये m मास है और r के बीच की डिस्टेंस है। ये M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर दोनों का अलग अलग हम देखें, तो जो I जड़त्वागुण होता है वो MI R² का समीशन होता है। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। ये पहले परमाणु का हो गया M1, ये डिस्टेंस होगी इसकी गुरुत्वीय केंद्र से दूरी, ये दूसरे परमाणु का उसकी गुरुत्वीय केंद्र से दूरी का स्क्वायर। तो ये हो गया जड़त्वागुण अणु का, ये मॉलिक्यूल का हो गया जड़त्वागुण। अब इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 सिंपली वही है, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो M1 R1 है इसकी जगह वहां लिख देंगे। तो हमने क्या किया, इसको सिर्फ ये किया है कि M1 R1 R1 प्लस M2 R2 R2, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहां से हमने M1 R1 की जगह लिख दिया है M2 R2, तो ये हो गया है M2 R2, M1 R1 की जगह M2 R2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया R1 M2 R2 आ गया है, ठीक है। ऐसे ही M2 जो R2 है उसकी जगह यहाँ लिख दिया M1 R1 R2, ओके। ये क्लियर हो गया क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। नाउ R1 और R2 को हमने ले लिया कॉमन, इनको अंदर क्या रह जाएगा M1 प्लस M2, ये आ जाए I इज इक्वल टू R1 R2 और M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बराबर है R1 और R2 के, क्योंकि वही तो डिस्टेंस है गुरुत्वीय केंद्र से। एक R1 डिस्टेंस होगी A की, R2 हो गई B की, दोनों को जोड़ दो तो बॉन्ड लेंथ आ जाती है। तो इस बॉन्ड लेंथ हम निकाल सकते हैं दो तरह के रिलेशंस। इसमें R2 इज इक्वल टू तो हो जाएगा R माइनस R1, और अगर R1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा R माइनस R2, ठीक है। ये दो रिलेशन निकाल सकते हैं, एक ही करके रिलेशन हम यहाँ काम में लेंगे। इक्वेशन नंबर 6 लिखा है सब सामने। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये रख देंगे
जहां पर M1 R1 बराबर M2 R2 था। तो R2 की जो वैल्यू यहाँ निकाली है R माइनस R1, वो हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो ये हो जाएगा M1 R1 इज इक्वल टू M2 R माइनस R1 और M2 R2 इज इक्वल टू M R माइनस R2। ये क्या किया हमने, उसी इक्वेशन नंबर में इसकी वैल्यू रख दी है। पहले इसकी वैल्यू रखिए, फिर इसकी वैल्यू रखिए, तो दोनों आ गया। एक R माइनस R1, दूसरा R माइनस R2। अब नीचे चलिए, होप ये समझ में आ गया होगा आपको। कुछ नहीं किया इसमें, बस पहले तो M1 R1 M2 R2 था, तो यहाँ ये R2 की वैल्यू रख दी है, ठीक है। और दूसरा वही M1 R1 R2 M2 R2 M1 R1 है, तो यहाँ हमने ये R1 की वैल्यू रख दी यहाँ से उठा के, ठीक है, R माइनस R2, ये हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है, दोनों पैरेलली चलेंगे। इक्वेशन 7, तो ये M1 R1 इज इक्वल टू M2 R माइनस R1, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली, तो ये हो गया M2 R माइनस M2 R1 या M1 R1 प्लस M2 R1, अगर इसको यहां से उठा के हम इधर ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू M2 R, या R1 को यहाँ कॉमन ले लिया है तो अंदर आ जाएगा M1 प्लस M2, इधर हमारा M2 R पहले से ही है, तो M2 R इज इक्वल टू R1 M1 प्लस M2, या इसी तरह R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 R अपॉन M1 प्लस M2। ओके, पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा, अगर इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 8 से करेंगे तो हमारी R2 की वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमने R1 की वैल्यू निकाली है यहाँ, सेम ऐसे ही R2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी M1R अपॉन M1 प्लस M2। अब ये जो R1 और R2 के मान आए हैं, उसको हम जड़त्व आगरण वाली इक्वेशन थी हमारी, दिस वन, I इज इक्वल टू MR स्क्वायर प्लस M2R2 M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू रख देंगे किसकी, R1 की और R2 की, यहां से उठा के, ये R2 है हमारा, ये R1 है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। I इज इक्वल टू M1R1 स्क्वायर था, तो यहाँ R1 की वैल्यू आ गई है। R1 की वैल्यू क्या है, M2R अपॉन M1 प्लस M2, M2R प्लस M1 प्लस M2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ क्या था M2R2 स्क्वायर, तो यहाँ R2 की वैल्यू हो जाएगी, यह है M1R अपॉन M1 प्लस M2, M1R अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ M1 M2 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कहां से आया, समझ में आ रहा है, ये कुछ नहीं किया हमने, बस ब्रैकेट खोल लिया है, तो ये M1 को M2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो M1 M2 R स्क्वायर हो गया है, ठीक है, ये R स्क्वायर था ही, ये M1 M2 नीचे आ गया है, ओके। ऐसे ही ये M2 M1 स्क्वायर, इसको भी खोल लिया ब्रैकेट को, अपन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर आ गया। अब ये जो M1 M2, इसको जो ये हमारा M1 प्लस M2 होल स्क्वायर है, इसको हम कॉमन ले लेंगे नीचे, ये कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया M1 M2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया था, ठीक है, और इधर आ जाएगा M1 प्लस M2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ क्योंकि M1 M2 है, ये M1 M2 से कट जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, R स्क्वायर से। तो हम अगर यहाँ देखें, ये जो वैल्यू है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये कहलाती है म्यू, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास, या हिंदी में कहते हैं समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान। तो क्योंकि म्यू आ गया, तो इसको इस शॉर्ट में हो जाती है I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है जड़त्व आघूर्ण है, दैट इज इक्वल टू समानित द्रव्यमान, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात करें, पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें दो परमाणु है, दोनों का मास इसमें इंक्लूडेड है, आर यहाँ पर उनकी बॉन्ड लेंथ है, तो म्यू आर स्क्वायर, तो जड़त्व आघूर्ण है वो परमाणविक द्रव्यमान तथा बंध लंबाई से संबंधित होता है। आज हम यहीं तक करेंगे, ये डेरिवेशन है, ये आगे और है, अभी हम इससे रोटेशनल कांस्टेंट निकालेंगे और अलाउड एनर्जी लेवल निकालेंगे, कौन कौन से एनर्जी लेवल अलाउड होते हैं ना, ये हम निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हमने पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में इसको और रिपीट कर लेंगे, आप इस दौरान पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।